हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू फार्मा। दोस्तों, रिसेंटली सीडीएसओ की तरफ से ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए 186 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसकी कंडक्टिंग बॉडी है यूपीएससी। और कमाल की बात यह है कि इन वैकेंसीज के लिए, इन पोस्ट के लिए इस बार एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि इसमें जो फ्रेशर, जो कि रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बच्चों में कंफ्यूजन है कि मेरा तो अभी फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, मेरे एग्जाम हो गए फाइनल, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, मार्कशीट नहीं आई है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? अगर आपकी मार्कशीट 17 जुलाई से पहले या फिर 17 जुलाई तक आ जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उनकी डेट 17 जुलाई या उससे पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की डेट उसमें नहीं चलेगी। राइट, ये बात कंफ्यूजन दूर हुआ। उसके बाद अगर मैं बताऊं, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं, यहां पर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। क्लियर इतनी बात? उसके बाद अब समस्या है सिलेबस की, समस्या है कि तैयारी कहां से करें, क्योंकि यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट करता है तो वो जो फाइनल एग्जामिनेशन डेट होती है उससे 1.5 से 2 महीने पहले ही सिलेबस को अनाउंस करता है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो सिलेबस है वो तो पुरानी वैकेंसीज के हिसाब से है। क्या हम उसी को फॉलो कर सकते हैं? और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमको पुरानी वैकेंसीज के लिए जो वहां पर अनाउंस किया गया था सिलेबस, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। बट उसकी भी तैयारी कैसे करनी है, उसी स्ट्रेटेजी को लेकर आज की मैं इस वीडियो में आया हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कहां से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का है, कौन सी बुक से पढ़ना है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। राइट, सबसे पहले मैं बात करता हूं इन वैकेंसीज की। सीडीएसओ की तरफ से वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, सेंट्रल लेवल की ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं। 186 पोस्ट हैं, जो कि अभी तक की अगर हम माने रिसेंट एरा के अंदर सबसे बड़ी वैकेंसीज है ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए सेंट्रल लेवल पर। राइट, चलिए उसके बाद जो यहां पर डेट है, जो डेट है हमारे पास, ये नोटिफिकेशन आया था 25 जून को, 27 जून को यहां पर स्टार्ट हो गई थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही है। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि सर मेरा तो रिजल्ट जो है ना वो बस अनाउंस होना रह गया है, तो क्या मैं अभी अप्लाई कर दूं, बाद में अपने रिजल्ट की मार्कशीट में दे दूंगा? ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा उन पर जो डेट होनी चाहिए वो 17 जुलाई, यानी कि अप्लाई करने तक जो डेट है, या फिर उससे पहले की डेट होनी चाहिए। अगर 17 जुलाई के बाद की डेट होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यानी कि आपके पास 17 जुलाई या उससे पहले की मार्कशीट होनी चाहिए आपके 8 सेमेस्टर की। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है प्रोविजनल का कि सर मेरे पास डिग्री नहीं है, सिर्फ प्रोविजनल है, काम चल जाएगा आपका, प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इवन सिर्फ आपके पास अगर मार्कशीट भी है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप, अगर आपके फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट आ गई और आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो तो आप बी फार्म ग्रेजुएटेड हो। क्लियर? चलिए, बेसिक सी बात है कि 17 जुलाई से पहले की होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, खासकर आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कब से कब तक के लिए? सर 1 अप्रैल 2026 से लेके 17 जुलाई 2026 तक की डेट के बीच का होना चाहिए। चाहे वो 1 अप्रैल को आपने बनाया हो, उसको रिसेंट माना जाएगा, या फिर 17 जुलाई से पहले की उस पर डेट होनी चाहिए, या फिर 17 जुलाई उस पर डेट होनी चाहिए। इतना अपडेटेड आपके पास सर्टिफिकेट्स रहने चाहिए जो भी आपको कैटेगरी के लिए बताते होंगे। राइट, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, चाहे एससी या एसटी, इन सब कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं दे शुड बी अपडेटेड। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर अप्लाई करने हैं। ये मत सोचना कि अब मैं बी फार्म ग्रेजुएटेड हूं तो मैं बी फार्म के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूं, 10th या 12th के नहीं करता हूं, मैंने 10th 12th कंप्लीट किया होगा तभी तो मैं बी फार्म में पहुंचाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 10th के डॉक्यूमेंट, आपको 12th, उसके अलावा आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब कुछ अप्लाई करना है। ये भी मत सोचना कि यार कोई बात नहीं, अभी कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, अभी मैं कुछ ऐसे ही अपलोड कर देता हूं, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब मैं अपलोड कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको डीवी बोलते हैं, आपके एग्जाम कंडक्ट होने के बाद
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि वर्चुअल होता है, और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट करने होते हैं, और वो जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किए हैं वो मैच होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर भी दिया, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई अगर कमी निकली, मिस्टेक निकली, तो आप रिजेक्टेड की लिस्ट में चले जाते हो। ये बातें जरूर याद रखना। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स सही से देख के समझ के अपलोड करना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। ये आपको कुछ सिलेबस दिख रहा होगा, ये सिलेबस आई होप आपको क्लियरली विजुअल होगा, नहीं तो मैं आगे भी दिखाऊंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मैं आगे इसको ब्रेक डाउन करके भी दिखाऊंगा आपको एक एक। ये सिलेबस है हमारा, यूपीएससी ने इसको रिलीज किया था, यूपीएससी ने इसको रिलीज किया था 2023 में। डीआई की वैकेंसीज आई थी दिल्ली के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए 25 या 26 वैकेंसीज आई थी 2023 में दिल्ली के ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए। उसके लिए यूपीएससी ने इस सिलेबस को दिया था। मेरा यह मानना है क्योंकि यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है तो इस सिलेबस को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली या तो यही सिलेबस रहेगा या फिर इसके अंदर कोई चेंज हुआ तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, चांसेस है चेंज हो, चांसेस है चेंज ना भी हो, बट हमको कहीं से तैयारी करनी पड़ेगी, तो हम इस सिलेबस को स्टैंडर्ड मान के आगे बढ़ सकते हैं। राइट, अब इस सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको 13 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इसमें आपका फार्मा नॉन फार्मा दोनों है। ये बात आपको पता ही होगी कि आपका एग्जाम जो है वो पेपर 1 पेपर 2 दो के फॉर्म में कंडक्ट होगा, जिसमें पेपर 1 में फार्मा का पोर्शन आएगा और पेपर 2 में नॉन फार्मा का। 100 क्वेश्चंस फार्मा के, 50 क्वेश्चंस नॉन फार्मा के। अभी तक के लिए हम ये मान के चल रहे हैं, अगर कोई चेंज होता है वी विल सी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला है आपके पास बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, देयर यूजेस, फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। यानी कि अगर मैं इस सिलेबस की बात करूं, सिर्फ इसकी, इसको मैं आगे थोड़ा जूम वर्जन दिखा देता हूं आपको। बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बेसिकली ये आपको यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, तीनों को कवर करने के लिए बोल रहा है। आप बोलोगे सर इसमें सिर्फ फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग लिखा हुआ है, वो तो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आप सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री की नॉलेज के बेसिस को कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अलग से फार्माकोलॉजी उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। बट क्या इसका मतलब यह कि हमको फार्माकोलॉजी नहीं पढ़नी है? ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी ही पड़ेगी। दैट मीन्स कि सर हमको यहां पर पहले, जो खासकर वो बच्चे हैं जो बी फार्म करने के बाद जॉब पर चले गए थे लेकिन वो अब चाहते हैं कि वो ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उनका एक गैप हो गया है, उनके लिए स्टार्टिंग कहां से होगी? उनको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। आप ये बेसिक्स पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तब जाकर आप कहीं मेडिसिनल केमिस्ट्री को समझना स्टार्ट कर दोगे। राइट, देखो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर एसएआर पढ़ना होगा, आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे, आपको वहां पर सिंथेसिस पढ़नी होगी, आपको वहां पर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ने होंगे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने होंगे, उनके टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ने होंगे। इसको करने का तरीका ये है, पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ो, आप स्ट्रक्चर्स को समझोगे तभी ना। अगर आपका गैप हो गया होगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, उसके बाद बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ लो, बहुत जरूरी है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आप वो पढ़ लोगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आना, आपके दिमाग में रिटेन रहना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको एसएआर्स पढ़ने हैं, सिंथेसिस पढ़नी है, हैंड इन हैंड आप फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर दो, आप वहां से क्लासिफिकेशन याद करना स्टार्ट कर दो। बहुत जरूरी है क्लासिफिकेशन याद होना, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको कौन सी क्लास की कौन सी ड्रग होती है, वो इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले। मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आप, अगर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोई बुक चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज, आशुतोष कर, आशुतोष कर, इससे पढ़ सकते हो आप, है ना। और मैं देखो, आप यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं रिकमेंड करता नहीं हूं बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आपको सिर्फ एसएआर या फिर सिंथेसिस पढ़नी है एकदम समराइज्ड वर्जन में, नॉलेज के हिसाब से वैसे मत पढ़ना कि आप उसमें से थ्योरी पढ़ लोगे, नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि वहां पर थ्योरी पढ़ना।
आप सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में सिंथेसिस और एसएआर को समझना है तो अलगर सामी की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हो आप टॉपिक वाइज टॉपिक्स। लेकिन अगर आप उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स के लिए पढ़ने लगोगे, मत पढ़ना, है ना। तब आप आशुतोष कर को पढ़ना। और साथ ही साथ आपको जो फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, केडीटी से पढ़ सकते हो, या फिर गोविंद राय गर्ग की जो बुक है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, वहां से सिंपल के अंदर पढ़ सकते हो। राइट, ये हो गया हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी का पोर्शन, है ना। थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ते हुए जाना है। अगर यही सिलेबस रहता है तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। सिलेबस में अगर चेंज आता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम है वो आपका नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा, तो आपका सितंबर या अक्टूबर तक डेफिनेटली आपका सिलेबस जो है वो डिफाइन कर दिया जाएगा। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है तो भैया लैकमैन लिवरमैन बेस्ट बुक है। आप चाहो तो अपने लैपटॉप में, अपने टैब में या अपने मोबाइल में पीडीएफ रख सकते हो लैकमैन लिवरमैन की, उससे पढ़ सकते हो, है ना। उससे बेस्ट कुछ नहीं है। उसके बाद है नॉलेज इन एनालिसिस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज जो होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, है ना। राइट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसके लिए आप अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आप टाइट्रेशन पढ़ना चाहते हो आशुतोष कर से पढ़ सकते हो। आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ना चाहते हो तो आप वाई आर शर्मा से पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में उसमें लिखा हुआ है। आप चाहो स्टैंडर्ड बुक, चाहो स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो एनएमआर पढ़ना चाहते हो, अगर आप मास पढ़ना चाहते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना चाहते हो, आईआर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप सिल्वरस्टीन ले सकते हो, एनएमआर के लिए आप बेकेट एंड स्टैनले पढ़ सकते हो। अलग अलग बुक्स होती हैं आपकी, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो, अपनी लाइब्रेरी में कहीं रेफर करके पढ़ सकते हो। क्लियर, तो ये बात हो गई एनालिसिस की। एनालिसिस के अंदर आपको टाइट्रेशन पढ़ना होगा, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी पढ़ना होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना होगा। उसके बाद इसके अंदर आपको बहुत टाइप के जो एसेज होते हैं, जेल्डाल मेथड क्या होता है, कार्ल फिशर मेथड क्या होता है, रिया क्या होता है, एनलीजा क्या होता है, उसके बाद नेफ्लोमेट्री क्या होता है, ये सब टेक्निक्स जो होती हैं ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी इसके अंदर। देन ये पोर्शन आता है यहां पर आपका पूरा का पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस का, पूरा का पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस का, है ना। एथिक्स एंड लॉज जो होते हैं ना, लॉज एंड एथिक्स जो है ज्यूरिस का आता है, अरे ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना। एथिक्स एंड लॉ, लॉज एंड एथिक्स जो आते हैं पूरा का पूरा, देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एनके जैन की जो बुक आती है, एनके जैन की बुक से आप इसको पढ़ सकते हो। एक सीबीएस सुब्रमण्यम की बुक आती है उससे भी आप पढ़ सकते हो। प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रिपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, राइट, जूरिस्प्रूडेंस का प्रोसीजर क्या होगा अगर आपको कहीं से ब्लड कलेक्ट करना है तो, या फिर उसके कंपोनेंट को कलेक्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है वो पूरा पढ़ना है। वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोसीजर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, सीरा, बायोटेक प्रोडक्ट्स, उसके लिए जो इसका पोर्शन है ये भी। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ये भी आप इसको जूरिस का मान सकते हो, या फिर फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं जीएमपी, वो भी पढ़ सकते हो। गाइडलाइंस जो भी होंगी वो आपको पढ़नी है। उसके बाद जीएलपी के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, चाहे वो आपके ड्रग्स के रिलेटेड हो चाहे वो आपके कॉस्मेटिक्स रिलेटेड हो, जीएलपी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जीसीपी पढ़ना है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो होती हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, ये पढ़ना है। ये सब जूरिस्प्रूडेंस का एक और पार्ट है इसका, जूरिस्प्रूडेंस का। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स, है ना, डीएनसी एक्ट 1940 में, रूल्स 45 में, इसके बारे में पढ़ना है। क्या सिर्फ ये मेडिसिन के लिए पढ़ने? नहीं, ये आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी पढ़ने, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पढ़ने, ये आपको सेल और इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के लिए पढ़ने, मेडिकल डिवाइसेस के लिए पढ़ने, कॉस्मेटिक्स के लिए पढ़ने, इन सब के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये है एक्चुअल सिलेबस आपका ड्रग्स इंस्पेक्टर का। दिस इज द एक्चुअल सिलेबस ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर। उसके बाद आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके लिए एक ही बुक है और आप सबके अंदर से वही आएगा कि अगर बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ना है तो हम ब्रह्मांकर पढ़ेंगे 100%, राइट और नॉट। आप जूरिस्प्रूडेंस के लिए मैं आपको बोलूंगा एनके जैन जरूर रेफर कीजिएगा, एनके जैन अच्छी बुक है। या फिर सीबीएस सुब्रमण्यम की जो बुक आती है उसको भी आप पढ़ सकते हो। क्लियर, क्लियर बात। अब बात कर लेते हैं नॉन फार्मा की। नॉन फार्मा के अंदर बहुत लोग बोल रहे हैं कि
आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं एज पर 2023 एक्सपीरियंस आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी, ये दो से ही सवाल आएंगे आपके, यहीं से सवाल आएंगे आपके, है ना। इन दो को आप जरूर तैयार करके रखिए। इन केस अगर सिलेबस चेंज होता है, इन केस अगर सिलेबस चेंज होता है, तो सिलेबस चेंज सबके लिए होगा, सब कोई एक ही लेवल पे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि 2023 में ये सिलेबस जो है वो अलग से इंप्लीमेंट किया गया था। अब इतनी रिसेंट में तो चेंज नहीं होगा सिलेबस, तो आप इसको रेफर करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ सकते हो, इसके हिसाब से अपनी तैयारी को रख सकते हो। है चीजें वही जो आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी। आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है, आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़नी है, आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़नी है, एनालिसिस पढ़नी है, बट यहां पर डिफाइंड है एकदम सब कुछ, राइट। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जब आपको एक बात पता होगी, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद आप कहां जाओगे सर? एग्जाम देने, रिटन टेस्ट देने। रिटन टेस्ट जो है वो आपका ओएमआर सीट के थ्रू भी हो सकता है कि वो सीबीटी के थ्रू भी हो। ज्यादा चांसेस है कि वो ओएमआर के थ्रू होगा, ज्यादा चांसेस ओएमआर के हैं, क्योंकि ऐसा ही कंडक्ट कराता है यूपीएससी। तो ओएमआर की प्रैक्टिस भी आप करते रहिएगा, ज्यादा चांसेस इसी के हैं। उसके बाद यहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, राइट, ये वर्चुअली होता है। उसके बाद आपका फिर होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू यहां से 75%, यहां से 25%, इन दोनों से मिला के 100% बनेंगे आपके। ये 3 घंटे का होगा एग्जाम, ये 1 घंटे का इंटरव्यू होगा, है ना। 300 मार्क्स का होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, उनमें से मिला के आपके लिस्ट बनने वाली है, राइट। अब रिटन टेस्ट में कौन कौन पास होंगे सर? जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे उनके 50 या ऊपर, उससे ऊपर मार्क्स आने चाहिए। जो ओबीसी कैटेगरी के होंगे उनके 45 या उससे ऊपर मार्क्स आने चाहिए। जो एससी एसटी के होंगे उसके 40 या उससे ऊपर, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के होंगे उनके 40 या 40 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। उन्हीं को क्वालिफाई माना जाएगा रिटन टेस्ट के अंदर, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा, राइट। चलिए, अब जितने भी मैंने आपको सिलेबस बताए हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, उसमें से फार्माकोलॉजी जो है वो 18% और फार्मास्यूटिक्स जो है वो जनरली 18% पूछा जाता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, एनालिसिस हो गया, कॉग्नोसी, माइक्रोबायोलॉजी, ड्रग लॉस, बायोकेमिस्ट्री और जनरल फार्मेसी, इनसे इस टाइप से परसेंटेज से यहाँ पर बाइफर्केशन होता है। ये बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पुराने सिलेबस जो है और जो पुराने एग्जाम कंडक्ट किए गए पीवाईक्यूज जो है उनके एनालिसिस के हिसाब से, राइट। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें अभी क्लियर हुई होंगी। जरूरी है कि आप तैयारी स्टार्ट करो। एक बार तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, एक बार गाड़ी अगर ट्रैक पे आ जाएगी, चीजें अपने आप स्मूथली आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। मेरा इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको सेंसिटाइज कर सकूं, आपकी जो तैयारी है उसको स्टार्ट करा सकूं। कहीं से तो सही, लेकिन स्टार्ट करो। और सबसे सही चीज जो है वो है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम जो है वो नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा। तब तक के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो एक कंपटीशन लेवल के लिए ले जाने के लिए, राइट। तो मेरी इस यूपीएससी डीआई स्ट्रेटेजी वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।